हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करें क्लास 12 की इकोनॉमिक्स के बारे में। क्लास 12 की जो इकोनॉमिक्स है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स, जो हम पिछली वीडियो जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी उसमें डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो हम सेकंड चैप्टर को डिस्कस करेंगे और पूरा कंप्लीटली पढ़ेंगे। सेकंड चैप्टर जो है वो है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इस चैप्टर में, इस वीडियो में जो चीजें, जो टॉपिक्स हम डिस्कस करेंगे वो ये हैं सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। इसमें तीन टॉपिक आते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तीनों टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इसमें हम डिस्कस करेंगे। पॉइंट ऑन पीपीसी ये भी हम डिस्कस करेंगे। शिफ्ट ऑफ पीपीसी कर्व, किधर शिफ्ट होता है पीपीसी कर्व, ये भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। रोटेशन भी इसमें डिस्कस करेंगे एंड स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है पीपीसी कर्व, ये भी हम जानेंगे। और इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। इस पॉइंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट टॉपिक है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी। ये तीन टाइप की होती है, 3 टाइप्स ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम इकोनॉमी, जो मैं पिछली बार ही बताया था। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस और फॉर होम टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस जो है वो दो प्रकार का होता है, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। अब इसमें बात करते हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस के बारे में हम बात करते हैं कि व्हाट टू प्रोड्यूस क्यों हुआ, मतलब हमें ये सेंट्रल प्रॉब्लम क्यों हुई, उसका रीजन भी तो होना चाहिए कोई ना कोई। तो जो रीजन थे वो थी हमारी अनलिमिटेड वांट्स। अनलिमिटेड वांट्स क्या थी, जो मैं पिछली बार भी बता चुका हूं आपके बारे में, जो फर्स्ट वीडियो में बता चुका हूं, इसलिए इस टॉपिक में हल्का सा ही बताऊंगा। अनलिमिटेड वांट्स होती हैं, एक जनरल बंदा भी है और उसको बहुत ही ज्यादा डल बच्चा है और उसको पढ़ने वाला बैठा दिया गया है, और वो डल बच्चा है, वो क्या सोचेंगे, उसके घर वाले सोचते हैं कि भाई ये बच्चा पास होना चाहिए। जब वो पास हो जाता है तो सोचते हैं यार क्या सेकंड डिवीजन से पास हुआ है, यार इवन फर्स्ट डिवीजन तो आ जानी चाहिए थी। सोचो अगर बच्चे की पढ़ने में थोड़ा अच्छा हो गया था, फर्स्ट डिवीजन भी आ जाती, तो क्या सोचते यार अच्छी से पढ़ाया और उसके बाद में भी इसकी फर्स्ट डिवीजन ही आनी चाहिए थी, यार थोड़ी और अच्छी आ जाती। इवन 90% आने के बाद में भी ये सोचा जाता कि यार इसका और अच्छा आ जाता। मतलब हमारी क्या है, वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, ये मैं पहले बता चुका हूं। और नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, लिमिटेड रिसोर्सेज। हमारी क्या है, रिसोर्सेज लिमिटेड है, जितनी भी रिसोर्सेज हैं वो सब की सब क्या है, कम है। जैसे कि अगर तुम्हारे पिताजी की सैलरी है, पिताजी की सैलरी एक फिक्स है कि आपकी 25,000 रुपए पर मंथ सैलरी आएगी। ऐसा नहीं है कि 25,000 रुपए की सैलरी आई और आपकी वांट्स तो अनलिमिटेड है कि यार बच्चों की फीस भी जमा करानी है और उसमें फैमिली की जो भी नीडेड खर्चे होते हैं वो यूज होने, उसमें बहन की शादी भी करानी है, बाकी आपकी इस महीने शॉपिंग होनी है कि नहीं होनी, आपकी पॉकेट मनी भी देनी है। ये सब चीजें उस लिमिटेड रिसोर्स में होती है। तो उसको कैसे मैनेज किया जाए, इस मंथ हमें क्या करना है, कौन सी चीज पे ज्यादा फोकस रखना है, ये हम सब ध्यान देना है। तो उसमें ही हमें अल्टरनेटिव यूज के लिए डिफाइन किया जाता है कि एक सैलरी पर अल्टरनेटिव यूज करना है। मतलब इस बार ये नहीं करना भाई जो परफेक्ट है, मतलब तुम्हारे कपड़े यार हैं, चलो तुम्हारे छोटे भाई के कपड़े नहीं है तो इस बार छोटे भाई के कपड़े दिला देते हैं। तो ये चीज मैनेज हो जाती है। ये हमारी 3 प्रॉब्लम हुई थी, जिसमें आगे भी ऐसी हो सकता है, मतलब हर चीज में ये प्रॉब्लम करेंगे। तो पहली क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब कि हम कितना या क्या प्रोड्यूस करें। तो इसमें 2 टॉपिक थे, मैंने बताया आपको, व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। मतलब कि हमें क्या गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, और दूसरा कहता है कि कितनी क्वांटिटी में गुड्स को प्रोड्यूस किया जाए। हाउ टू प्रोड्यूस भी 2 प्रकार का था, लेबर इंटेंसिव टेक्निक और कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। इनको मैं अगली स्लाइड में डिस्कस करूंगा, अभी के लिए रोक देते हैं। और फॉर होम टू प्रोड्यूस 2 टाइप से कर सकते हैं, मतलब रिच के लिए करें या पुअर के लिए करें। प्रोडक्शन जो है हम रिच पर्संस के लिए करें या पुअर पर्संस के लिए करें, ये भी हम नेक्स्ट स्लाइड जो आएंगी उनमें डिस्कस करेंगे। तो पहले हम जो फर्स्ट स्लाइड है वो है व्हाट टू प्रोड्यूस। और व्हाट टू प्रोड्यूस की फर्स्ट डिसाइड को हम ध्यान रखते हैं कि व्हाट गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस, मतलब
क्या गुड्स हमें प्रोड्यूस करना चाहिए। तो दो प्रकार के गुड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं, कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स। अब कैपिटल गुड्स में जो प्रोडक्ट आते हैं उन्हें मतलब मशीनरी, इक्विपमेंट या अदर चीज जैसे ट्रैक्टर वगैरह हो गए आपके पास हो गई, ये क्या है, मशीनरी को कैपिटल गुड्स में बोलते हैं। इस कैपिटल गुड्स का दूसरा भी नाम होता है प्रोड्यूसर गुड्स, कि जो दूसरी चीजों को प्रोड्यूस कर सकता है। कंज्यूमर गुड्स जैसे राइस, व्हीट, क्लॉथ्स, एक्स्ट्रा जो भी चीजें होती हैं उनको कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है। देखिए जो कैपिटल गुड्स होता है उसको अगर प्रोड्यूस करते हैं हम, ज्यादा प्रोड्यूस करते हैं तो उससे फ्यूचर ग्रोथ होता है, फ्यूचर में ग्रोथ होगी। लेकिन अगर हम कंज्यूमर गुड्स को ज्यादा प्रोडक्शन में लाते हैं उससे प्रेजेंट कंजप्शन बढ़ेगा, प्रेजेंट में जो कंजप्शन हो रहा है वो ज्यादा होगा। नेक्स्ट अगर पॉइंट पे चलते हैं तो ये है, इफ द लिमिटेड रिसोर्स आर लार्जली यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ कैपिटल गुड्स द फ्यूचर ग्रोथ वुड बी हाई। मतलब अगर हम जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लार्जली प्रोडक्शन करें कैपिटल गुड्स का, मतलब जो भी हमारी जितनी लिमिटेड रिसोर्स, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, लिमिटेड रिसोर्स को सिर्फ हम कैपिटल ही गुड्स बनाने में यूज करें तो हमारा क्या हो सकता है, तो जो फ्यूचर ग्रोथ होगी इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर जो ग्रोथ है वो बहुत ही हाई हो जाएगी। लेकिन उन्हीं लिमिटेड रिसोर्सेज को हम लार्जली यूज करें प्रोडक्शन में, किसके, कंज्यूमर गुड्स के, तो हमारी जो प्रेजेंट जनरेशन है वो एंजॉय करेगी गुड क्वालिटी ऑफ लाइफ। मतलब सबसे अच्छी लाइफ को जो प्रेजेंट में जनरेशन है वो बहुत अच्छे से एंजॉय करेगी लाइफ को, मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जिएगी। देखो अगर बट लैक ऑफ कैपिटल गुड्स वुड मीन्स लैक ऑफ फ्यूचर ग्रोथ। अगर हमारे कैपिटल गुड्स को हमने कम कर दिया तो हमारी फ्यूचर ग्रोथ भी कम होगी और द फ्यूचर जनरेशन वुड सफर। हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी, हमारी जो जनरेशन, हमारे पास जो जनरेशन आएगी वो बहुत ही ज्यादा सफर करेगी। लेकिन सेम कंडीशन इधर आती है कि हम लैक ऑफ कंज्यूमर गुड्स वुड मीन्स द प्रेजेंट जनरेशन विल हैव लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। मतलब कि अगर हम इस टाइम पर प्रेजेंट जनरेशन को प्रॉब्लम में डाल सकते हैं अगर हम कंज्यूमर गुड्स की कम करते हैं, तो वो लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग रहने लगेंगे, वो बहुत ही निचले स्तर पर जीवन यापन करने लगेंगे। मतलब हमें कंफ्यूजन रहती है, हमारी ये प्रॉब्लम है, सेंट्रल प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडिया की हो, चाहे अमेरिका की हो, कहीं की भी हो, ये प्रॉब्लम आती है। तो स्टूडेंट्स इससे हम समझ पाते हैं कि द प्रॉब्लम कॉल्ड प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, मतलब कि द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ये प्रॉब्लम क्या है, चॉइस की है कि हम यार कितना कैपिटल गुड्स में या कंज्यूमर गुड्स में कितना कितना खर्च करें। तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है व्हाट टू प्रोड्यूस में, कि ये चॉइस वाली प्रॉब्लम है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पॉइंट था, इन व्हाट क्वांटिटी गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस। मतलब कि हम कितनी कितनी क्वांटिटी में कैपिटल गुड्स को कितनी क्वांटिटी दें या कंज्यूमर गुड्स को कितनी क्वांटिटी में दें जिससे कि हमें ये प्रॉब्लम ना आए, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है वो ना आए। तो क्वांटिटी इसमें डिस्कस की जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट था हमारा वो था हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कि कैसे प्रोड्यूस करें। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। जो हाउ टू प्रोड्यूस है वो रेफर्स करती है टेक्निक की प्रोडक्शन को। कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक और लेबर इंटेंसिव टेक्निक दो प्रकार से होती है कि कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक से करें या लेबर इंटेंसिव टेक्निक से करें। तो याद रखना दोस्तों, ग्रेटर यूज ऑफ कैपिटल मशीन देन लेबर। अगर हम कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं तो उसमें क्या, कैपिटल यानी मशीन का ज्यादा यूज होगा बिहाफ ऑफ लेबर, मतलब लेबर से ज्यादा होगा। लेकिन अगर लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज कर रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, ग्रेटर यूज करेंगे लेबर का और कैपिटल का कम यूज करेंगे। सिंपल सा है। CIT प्रमोट इफिशियंसी। कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक हमेशा प्रमोट करती है इफिशियंसी को। इट एक्सेलरेट द पेस ऑफ ग्रोथ। जो CIT है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक है, वो हमारे ग्रोथ में एक्सेलेरेशन देती है। एक्सेलेरेशन द पेस ऑफ ग्रोथ, ग्रोथ को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट CIT है कि कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक यानी मशीन का यूज करके हम बढ़ा रहे हैं तो ग्रोथ तो बढ़ेगी।
लेकिन LIT प्रमोट्स एम्प्लॉयमेंट। जो लेबर इंटेंसिव टेक्निक है वो प्रमोट करती है एम्प्लॉयमेंट को। अगर देखो, अगर हम मशीनों का यूज करेंगे तो हमारे जो लेबर है, लेबर को काम नहीं मिलेगा, और लेबर काम नहीं मिलेगा तो प्रॉब्लम आएगी। लेबर को काम नहीं मिलेगा तो भैया अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, मतलब लोग बेरोजगार हो जाएंगे। तो LIT जो है, लेबर इंसेंटिव टेक्निक जो होती है, वो क्या करती है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ाती है, जिससे लोगों का रोज का जीवन यापन हो सके। ठीक है कि नहीं। CIT हेल्प एसिलेट GDP ग्रोथ। CIT जो होती है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक, एसिलेट करती है GDP ग्रोथ बनाने के लिए, लेकिन LIT हेल्प रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे मैंने अभी बताया, लेबर इंसेंटिव टेक्निक जो है वो किसको, अनएम्प्लॉयमेंट को घटाती है, कम करती है, बेरोजगार को कम करती है। अगर हम लेबर इंटेंसिव टेक्निक, हम लेबर को ज्यादा यूज में ला रहे हैं तो क्या होगा, लेबर बढ़ेगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। ठीक है ना, मतलब सॉरी, रिड्यूस होगा। लेकिन अगर हम CIT को यूज कर रहे हैं तो GDP ग्रोथ बढ़ेगी, एसिलेट करेगी GDP ग्रोथ को। तो इसमें क्या है, हमें प्रॉब्लम आएगी। सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम किसको किस तरीके से यूज करें। इन रिच कंट्रीज लेबर इज सो स्केयर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल बिकम अ प्रॉब्लम। देखिए, रिच कंट्रीज हैं, अमेरिका हुई और भी आपकी UK, मैं ज्यादा नाम नहीं लूंगा, ये रिच कंट्रीज हैं। इनमें क्या होगा, लेबर जो है, लेबर कम है, मतलब कि पॉपुलेशन कम है। पॉपुलेशन कम होती है तो क्या करते हैं भैया, ये कैपिटल का फुलर यूटिलाइजेशन करते हैं, मतलब पूरी की पूरी कैपिटल का यूटिलाइजेशन होगा। इधर पॉपुलेशन कम होगी, उधर कैपिटल का फुलर यूटिलाइजेशन होगा, जिससे कि कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएंगी, प्रॉब्लम बढ़ेगी। प्रॉब्लम ये बढ़ेगी कि भैया ऐसा नहीं कि मशीन चलाने के लिए मशीन ही अपने आप काम कर लेती है। रोबोट्स देखे हैं आपने, आयरन मैन वगैरह, इतना नहीं, इतनी लेबर मशीन नहीं होती, लेकिन बिना लेबर के मशीन भी काम नहीं करती, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ जाती है। कंट्रीज लाइक इंडिया, कैपिटल इज सो स्केयर दैट फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ लेबर इज नॉट पॉसिबल। मतलब कि इंडिया जैसी कंट्रीज में कैपिटल है, कैपिटल जो स्केयर है, कैपिटल की कमी है, कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक्स की कमी है, इसलिए हम फुलर यूटिलाइजेशन किसका करते हैं, लेबर का करते हैं, जो कि फुलर यूटिलाइजेशन लेबर का नहीं हो सकता। ये पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा हम लेबर को लें और उसका यूटिलाइजेशन करें, तो इसमें भी प्रॉब्लम हमें आती है। एक नोट है, एम्प्लॉयमेंट ऑफ लेबर नीड कैपिटल। अगर हमें एम्प्लॉयमेंट, लेबर का एम्प्लॉयमेंट चाहिए तो हमें कैपिटल की जरूरत पड़ेगी। बिना मशीनरीज के लेबर का एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ सकता। तो इसलिए ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि हम हाउ टू प्रोड्यूस, मतलब कैसे प्रोडक्शन करें। अगर प्रोडक्शन कर रहे हैं तो कैपिटल इंसेंटिव टेक्निक लगाएं या लेबर इंसेंटिव टेक्निक लगाएं। तो ये सभी की प्रॉब्लम है, चाहे वो इंडिया हो, जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, चाहे वो अमेरिका हो, कोई भी कंट्री हो। कहीं इंडिया में जैसे स्केयर है कैपिटल, तो उधर लेबर का स्केयरनेस, मतलब लेबर लिमिटेड है। फॉर होम टू प्रोड्यूस, नेक्स्ट लास्ट इसकी प्रॉब्लम में आती है कि किसके लिए हम प्रोड्यूस करें, जो प्रोडक्शन है वो किसके लिए करें। इट रेफर्स टू द टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि हम किसके लिए इसको प्रोडक्शन करें, फॉर रिच एंड फॉर पुअर। हम अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करें या गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करें, ये भी तो एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो, अगर हम गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन करते हैं बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द पुअर, और अमीर लोगों के लिए करते हैं तो बाय प्रोड्यूसिंग गुड्स फॉर द रिच। देखो, जो प्रोडक्शन कंपनी होती है तो उनको क्या होगा, द प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर वेरी हाई। अगर वो रिच पर्सन के लिए, अमीर लोगों के लिए प्रोडक्शन करता है, उनको देखकर कि हमें अगर अमीर लोगों के हिसाब से प्रोडक्शन करें तो उनको क्या होगा, प्रॉफिट हाई हो जाएगा, वेरी हाई होगा। लेकिन अगर वो लो लेवल का प्रोडक्शन करता है, जैसे कि गरीब लोगों के लिए प्रोडक्शन कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट भी क्या होगा, रिमेन लो ही होगा। प्रोड्यूसर को प्रॉफिट जो है बहुत ही कम मिलेगा। अगर वो अमीर लोगों के लिए, रिच पर्संस के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो हाई प्रॉफिट वुड मींस हाई इन्वेस्टमेंट। अगर किसी को भी
हाई प्रॉफिट होता है तो वो हाई इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार रहता है, मतलब कि वो अगली बार अगर प्रॉफिट हुआ तो हाई इन्वेस्टमेंट करेगा, अच्छी अच्छी चीजें बनाएगा। लेकिन लो प्रॉफिट होगा, फॉर पुअर पर्संस के लिए बनाएगा, लो प्रॉफिट होगा तो वो क्या होगा, लो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट भी वो कम ही करेगा, मतलब अगर बिजनेस में पैसा लगाएगा तो कम ही लगाएगा। नेक्स्ट अगर स्लाइड पॉइंट पे चलते हैं, एम्प्लाइज हाई जीडीपी ग्रोथ, मतलब अगर रिच पर्सन के लिए प्रोड्यूसर प्रोडक्शन कर रहा है तो इसमें जीडीपी ग्रोथ हमेशा ज्यादा होगी। सेम कंडीशन, सेम पॉइंट, एम्प्लाइज लो जीडीपी ग्रोथ, पुअर पर्सन के लिए जो है लो जीडीपी ग्रोथ होगी। द इकोनॉमी वुड रिमेन फॉरवर्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम टू कम, अगर वो प्रोड्यूसर रिच पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन कर रहा है तो हमारी जो इकोनॉमी है वो एक लंबे समय के लिए, लंबे समय तक अच्छी रहेगी, बहुत ही अच्छी रहेगी। लेकिन अगर वो लो पर्सन्स यानी पुअर पर्सन्स के लिए प्रोडक्शन करे जा रहा है, सिर्फ पुअर पर्सन्स का ही ध्यान करके प्रोडक्शन कर रहा है, तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बैकवर्ड चली जाएगी, पीछे चली जाएगी, और बहुत ही लंबे समय तक के लिए। तो हमें जो प्रोडक्शन करना होता है तो वो देख के करना पड़ता है कि जो रिच पर्सन के लिए बनाए या पुअर पर्सन के लिए बनाए, मतलब दोनों ही लोगों को कोई नुकसान ना हो और दोनों ही लोग सफर ना करें, ना ही पुअर पर्सन या लोअर पर्सन, ठीक है ना, रिच पर्सन। थैंक यू। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व यानी पीपीसी। इसको और भी नामों से जानते हैं, जैसे कि ट्रांसफॉर्मेशन कर्व और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ठीक है ना। इसके दो नाम और भी हैं, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व एंड ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। इसकी एक डेफिनेशन है, पीपीसी इज अ कर्व शोइंग डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद द अवेलेबल रिसोर्सेज। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड और स्केर्स हैं, उनको ध्यान में रखते हुए पीपीसी कर्व को जो हम बनाते हैं, जो पीपीसी कर्व है जो करता है वो टू गुड्स का कॉम्बिनेशन शो करता है कि अगर हमने एक गुड्स को बनाया तो दूसरे गुड्स को कम होगा, या एक ही जगह पूरा कॉम्बिनेशन, मतलब पूरा जो रिसोर्सेज है, हमारी लिमिटेड रिसोर्सेज है, वो पूरी अगर एक ही चीज पर हमने खर्च कर दी तो दूसरी चीज में प्रॉब्लम आएगी। तो इन दोनों चीजों के लिए, ये दो गुड्स के लिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाया जाता है। देखो, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के 3 अजम्पशन होते हैं, रिसोर्स आर गिवन, ये हमेशा याद रखना, 3 अजम्पशन होते हैं। रिसोर्स आर गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड इफिशिएंटली यूज, मतलब जो हमें रिसोर्सेज दे रखी हैं वो हमेशा फुली और इफिशिएंटली यूटिलाइज होनी चाहिए, मतलब पूरी की पूरी और इफिशिएंटली यूटिलाइजेशन आनी चाहिए। टेक्नोलॉजी यानी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन रिमेन कांस्टेंट, जो टेक्नोलॉजी है, जो हमारी टेक्निक है प्रोडक्शन करने की, वो हमेशा एक समान होनी चाहिए, रिमेन कांस्टेंट रहनी चाहिए। नोट, इसमें कुछ पॉइंट है, 2 पॉइंट है नोट करने के लिए। पीपीसी इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल। पीपीसी जो होता है उसको ग्राफिकली हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल से रिप्रेजेंट करते हैं, और पीपीसी ऑल्सो कॉल्ड पीपीसी फ्रंटायर यानी पीपीएफ और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। चलिए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल के बारे में जानते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी शेड्यूल में हम अज्यूम करते हैं कि हमारे जो गिवन रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज जैसे कि टेक्नोलॉजी, मतलब विद टेक्नोलॉजी आर यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो एंड राइस। मैंगो और राइस हम प्रोडक्शन करना चाहते हैं, 2 गुड्स हैं, जो मैंने पिछली बार बताया था, 2 गुड्स के कॉम्बिनेशन में बनाते हैं पीपीसी को, तो पीपीएस भी वही है। तो इसमें क्या होगा, इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मैंगो 10 लाख टन ऑफ मैंगो कैन बी प्रोड्यूस्ड। अगर हम सारी की सारी जो हमारी लिमिटेड रिसोर्स हैं, सारी रिसोर्सेज हम मैंगो बनाने में खत्म कर देते हैं, जैसे कि हम 100 लाख टन को हमें मैंगो बनाना है, पूरा का पूरा प्रोडक्शन हमें उसका करना है, तो पूरी सारी रिसोर्सेज हमें उसमें यूज कर दें। सेम एज अगर हम इफ ऑल द रिसोर्सेज आर यूज्ड प्रोडक्शन ऑफ राइस 42 लाख टन, मतलब उतनी ही रिसोर्सेज में हमारे उतनी ही रिसोर्सेज में 40 लाख टन हमारे राइस प्रोड्यूस होंगे। तो इन दोनों का प्रोडक्शन देखते हैं हम,
इफ वी डिसाइडेड टू प्रोडक्शन बोथ मैंगो एंड राइस, मतलब कि देखो या जो हमारी रिसोर्सेस है, सारी रिसोर्सेस हम मैंगो बनाने में करते हैं, मैंगो बनाएंगे, मैंगो का प्रोडक्शन करेंगे, 100 लाख टन बनेगा। लेकिन अगर हम वही राइस का प्रोडक्शन करें, राइस का प्रोडक्शन 40 लाख होगा पूरी उसमें यार, या फिर हम डिसाइड करें कि दोनों का प्रोडक्शन करेंगे मैंगो एंड राइस का। उसके लिए टेबल बनती है, गुड्स होते हैं हमारे। देखो मैंगो का करेंगे, अगर हमने 100 लाख टन मैंगो यूज किया तो राइस का जो है लाख टन में यूज होगा, राइस हमारा 0% जीरो प्रोडक्शन होगा। मतलब 100 हमारा पूरी रिसोर्सेज हमने किसमें यूज कर ली, मैंगो बनाने में कर ली, 100 लाख टन हमारा मैंगो बन गया तो वो 0 रहेगा। लेकिन हमने सोचा कि चलो 90 लाख टन हम मैंगो बनाते हैं, जब हम 90 लाख टन मैंगो बना रहे हैं तो हमारा 10 लाख टन क्या बन जाएगा, हमारा राइस बन रहा है, राइस का प्रोडक्शन हो रहा है। सेम एज अगर हम सोच रहे हैं कि 70 चलो कम कर देते हैं और मैंगोज को रिड्यूस कर देते हैं, मैंगोज को रिड्यूस कर देते हैं और उसको क्या पहुंचा देते हैं 70 लाख टन पे पहुंचा देते हैं, तो वो हमारा पे क्या पहुंच जाएगा 20 लाख टन। हम क्या करते हैं राइस को बनाने लगेंगे। सेम एज अगर हम रिड्यूस करते हैं 40 लाख टन हम मैंगो बनाते हैं तो 30 लाख टन हमारा बढ़ के क्या हो जाएगा राइस का हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। धीरे धीरे हम सारी की सारी रिसोर्सेज हम यूज करते हैं राइस बनाने में, तो मैंगो हमारा 0 हो जाएगा और 40 टन क्या हो जाएगा हमारा राइस बन जाएगा। मतलब ए पॉइंट पे हमारा मैंगो कंप्लीटली बन रहा है, पूरा रिसोर्सेज हम मैंगोज बनाने में यूज कर रहे हैं, और ई पॉइंट पर मैंगो 0 है और राइस 40 टन यानी कंप्लीटली यूटिलाइज हम रिसोर्सेज का किस में कर रहे हैं, राइस में कर रहे हैं। इस शेड्यूल को बनाने के लिए भी हमें 3 असम्पशंस की जरूरत पड़ती है। रिसोर्स आर गिवन, मतलब हमारी जो रिसोर्सेज है वो दी होनी चाहिए, पूरी रिसोर्सेज होनी चाहिए, और रिसोर्सेज को क्या होना चाहिए फुली और एफिशिएंटली यूटिलाइज में आना चाहिए। टेक्नोलॉजी क्या होनी चाहिए रिमेन कांस्टेंट, मतलब टेक्नोलॉजी को ऐसा नहीं कि कम कर दें, इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं तो इसकी टेक्नोलॉजी को हम कम कर दें उसकी पे बढ़ा दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर हमने मैंगो में जितनी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं उतनी ही हम राइस बनाने के लिए भी उतनी ही टेक्नोलॉजी यूज करेंगे। अब हम प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को मानते हैं, देखते हैं उसको ग्राफिकली कैसे यूज करते हैं। तो देखिए जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को 3 नाम दिए गए हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर और ट्रांसफॉर्मेशन लाइन। देखिए क्वांटिटी ऑफ राइस इज सोन एक्स एक्सिस, जो एक्स एक्सिस है हमारा आप देख रहे होंगे, एक्स एक्सिस जो है इस पे क्या करते हैं हमारा राइस को शो करेगा, और वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस भी इसे बोलते हैं। हमारी जो क्वांटिटी ऑफ मैंगोज हैं वो शो करेंगे वाई एक्सिस पे, इसे वाई एक्सिस बोलते हैं और इसे एक्स एक्सिस बोलते हैं, जो इसे वर्टिकल एक्सिस भी बोला जाता है। जो हमारे पॉइंट हैं ए बी सी डी ई, चारों पॉइंट दिख रहे हैं आपको, सॉरी 5 पॉइंट हैं, वो डिफरेंट पॉसिबिलिटीज ऑफ प्रोडक्शन पर हैं। कि हमारा ए पॉइंट है उसमें क्या है मैंगोज का फुलर यूटिलाइजेशन हो रहा है, मैंगोज जो टेक्नोलॉजी है मैंगोज के लिए यूज हो रही है, तो इसलिए हमारा क्या है 100% 100 लाख टन हमारा क्या बन रहा है मैंगो ही बन रहा है। लेकिन 0 क्या हो रहा है राइस हमारा 0 है। लेकिन हम जैसे ही मूव करते हैं ए से बी की तरफ तो हमारे जो 90 लाख टन हमारा मैंगोज बन रहे हैं, और हमारा जो राइस है वो 10 लाख टन बनाया जा रहा है। सेम है सी पॉइंट पर 7,20 दिखाया जा रहा है, 7,20 दिखाया जा रहा है, मतलब कि 70 जो है वो मैंगोज बना रहा है 70 लाख टन, और 20 लाख टन हमारा राइस का बनाया जा रहा है। ऐसे ही डी पॉइंट पर 40 लाख टन और 30 लाख टन, और लास्ट में अगर ई पॉइंट पे आते हैं तो फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी का किसका हो रहा है राइस के लिए हो रहा है, और हमारे मैंगोज क्या हो रहे हैं 0 यूज में आ रहे हैं। तो आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कैसा होता है, आप देख ही रहे हैं। इन दोनों सब पॉइंट्स को ऐसे हम समझते हैं। इसको बनाने के लिए हमारी 3 अजम्पशन बहुत जरूरी है। रिसोर्स आर गिवन रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज्ड, टेक्नोलॉजी रिमेन कांस्टेंट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं और वो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का ही, कि पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व, जो पीपीसी कर्व पर पॉइंट होते हैं वो क्या क्या हमें दर्शाते हैं। तो मान लीजिए ये मेरी मैं फोटो लगाया हूं, आप देख सकते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट टायर का। तो देखिए वाई एक्सिस है सेम, ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन जो है वो आउटपुट कर रही है किसका पिज्जा का, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन क्या कर रही है आउटपुट ऑफ सुगर्स का। तो पॉइंट देखिए आप बी ए और सी, डी ई और एफ उधर ऊपर है, आपने देखा। तो ए बी सी
जो पॉइंट है वो क्या है, इफिशियंटली आउटपुट कॉम्बिनेशन ऑफ लाइंग ऑन द पीपीएफ, मतलब आप ए बी सी 3 पॉइंट है, वो क्या है, इफिशियंटली यूज कर रहे हैं किसको, टेक्नोलॉजी को, जो हमारी गिवन टेक्नोलॉजी है उसको इफिशियंटली आउटपुट देंगे, मतलब जो कॉम्बिनेशन है गुड्स का उसको परफेक्टली दर्शाएंगे। लेकिन डी और ई ये इनएफिशिएंट कॉम्बिनेशन है, नॉट ऑल रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज, मतलब ये दोनों पॉइंट में हमारी जो रिसोर्स है वो फुली यूटिलाइज नहीं हो रही, मतलब हमारी फुली यूटिलाइज नहीं हो पा रही है रिसोर्सेज डी एंड ई में। और जो हमारा एफ पॉइंट है, देखो वो जो पॉइंट है हमारा एफ वो लाइन से भी ऊपर चला गया है, मतलब क्या, एफ इज एन आउटपुट कॉम्बिनेशन दैट इज नॉट येट अटेंडेबल, मतलब इसको हम अटेंडेबल ही नहीं रखेंगे। ये पॉइंट हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है। अब अगर मैंने आपको टेक्नोलॉजी दी, एक ट्रैक्टर दे दिया मैंने आपको कि इसको कितना खेत की जोत के आना है, अब मैं उसी ट्रैक्टर से बोलता हूँ कि यार तुम्हें तो एक खाई भी खोदनी है, तो वो खोद थोड़ी ना सकता। इतना हो सकता है कि मैंने आपको 100 बीघा खेत जोतने के लिए दिया, अगर आपने 100 बीघा खेत जोत लिया तो मतलब क्या हुआ, एबीसी तीनों पॉइंट आपने इफिशिएंटली यूज किया गया जो मैंने आपको दिया, जो रिसोर्स दी। लेकिन अगर आपने कम किया, 50 बीघा ही जोता तो मतलब डी और ई पर आ गए, मतलब आपने उसका जो टेक्नोलॉजी थी उसको पूरी तरह से यूज नहीं किया। लेकिन एफ पॉइंट ये तो अटेंडेबल ही नहीं है ना भाई, ये तो पॉइंट से बाहर ही हो गया कि आपने इतनी हमें जो हमारी रिसोर्स है, जो टेक्नोलॉजी है वो आपने हमें प्रोवाइड नहीं कराई। तो आप जान ही चुके होंगे पॉइंट्स ऑन पीपीसी कर्व के। नेक्स्ट पॉइंट और स्लाइड पर चलते हैं हम, शिफ्ट ऑफ पीपीसी। पीपीसी को जो शिफ्टेंस होता है, शिफ्ट कैसे होता है वो हम आपसे बात करते हैं। देखिए इस पीपीसी कर्व में, इस कर्व को आप देख लीजिए, इसमें चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स। इस पीपीसी कर्व में हम जो शिफ्ट करते हैं, मतलब दोनों ही गुड्स का, दोनों ही रिसोर्स और टेक्नोलॉजी दोनों ही चेंज होंगी, या तो कम होंगी या ज्यादा होंगी। इस पॉइंट में हम कम करेंगे, क्या होगा, हमारी डिक्रीज होंगी रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। याद रखना बोथ गुड्स के लिए। देखिए जो x1 और y1 हमारे क्या थे, हमारे इफिशिएंट टेक्नोलॉजी थी कि हमें इतनी टेक्नोलॉजी मिलेगी तो हम इफिशिएंटली वर्क करेंगे, हमारे कैपिटल गुड्स के लिए और कंज्यूमर गुड्स के लिए, कि हमें टेक्नोलॉजी मिली सेम कर लेंगे। लेकिन अगर हमारी टेक्नोलॉजी कम कर दी गई, डिक्रीज कर दी गई, तो हम कहां पहुंचेंगे, कम कर दी मतलब x2 और y2 पॉइंट पर आ गए, तो हमारी डिक्रीज क्या हो रही है, इन्वर्ट हो रहा है, इन्वर्ट शिफ्ट हो रहा है पीपीसी जो इन्वर्ट होगा, यानी हमारा प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्रीज होगा, हमारा प्रोडक्शन कम हो जाएगा। मतलब ये क्या, शिफ्ट हो रहा है, वो भी किधर, अंदर की साइड इनवर्ट हो रहा है, ठीक है ना। तो इसमें हमारी लॉस क्या होगा, प्रोडक्शन हमारा कम हो जाएगा। अगर हमारी टेक्नोलॉजी रिसोर्सेज कम कर दी जाए तो प्रोडक्शन तो सीधे सीधे कम ही होगा ना, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, शिफ्ट ऑन पीपीसी आउटवर्ड। आउटवर्ड कैसे शिफ्ट होता है, देखिए सेम चीज रहेगी, चेंज इन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी बोथ गुड्स, दोनों की टेक्नोलॉजी सेम रहेगी, मतलब दोनों ही चेंज होंगी, तो दोनों में होंगी गुड्स और रिसोर्सेज दोनों ही चेंज होंगी, दोनों गुड्स की, गुड्स ए की भी और गुड्स बी की भी। व्हेन इंक्रीज इन रिसोर्सेज आर टेक्नोलॉजी ऑफ बोथ गुड्स, अगर देखो हमारी रिसोर्स और टेक्नोलॉजी इसको यूज करने के लिए थी तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस पर था। लेकिन अगर रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दिया, बढ़ा दिया गया, तो ये पीपीसी कर्व आउटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इसको बोलेंगे शिफ्ट ऑफ पीपीसी आउटवर्ड शिफ्ट, यानी प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन हम ज्यादा करने लगेंगे। अगर हमें रिसोर्सेज ज्यादा दे दी गई कि आप लीजिए, आपकी टेक्नोलॉजी और रिसोर्स ज्यादा है, आप प्रोडक्शन कीजिए, तो क्या हुआ, अपने आप ही प्रोडक्शन तेज हो जाएगा, यानी इंक्रीज हो जाएगा, प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक आता है रोटेशन ऑफ पीपीसी कर्व। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि रोटेशन कैसे होता है पीपीसी का। तो इसमें क्या होता है, देखिए जो चेंज होगा ना, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी चेंज होगी, वो एक ही गुड्स की होगी, या तो गुड्स एक्स की चेंज हो जाएगी या गुड्स वाई की चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने एप्पल और व्हीट लिए, व्हीट किस पे, एक्स एक्सिस पे, और एप्पल वाई एक्सिस पे, आप देख रहे होंगे। तो मान लीजिए बाई जो एक्सिस है, बाई की टेक्नोलॉजी हमने इंक्रीज कर दी, ए से A1 पे कर दी, एप्पल की टेक्नोलॉजी बढ़ा दी, लेकिन व्हीट की क्या ही रिमेन कांस्टेंट रखी, मतलब सेम रखी, उसको हमें न बढ़ाया न कम किया। तो सिंपली ये जो कर्व है वो क्या हो जाएगा, गिवन टेक्नोलॉजी बढ़ जाएगी तो टेक्नोलॉजी एप्पल की इफिशिएंटली यूज होगी और उसको कर्व कहां हो जाएगा, ऊपर की साइड शिफ्ट हो जाएगा। ये बी से कहां हो जाएगा, A1 की साइड में होगा। बी कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ए से बी पर सेम टेक्नोलॉजी थी, लेकिन अगर हमने
एप्पल्स की टेक्नोलॉजी बढ़ा दिया, वाई की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया और वी की टेक्नोलॉजी को सेम रखा, मतलब वीट की टेक्नोलॉजी को सेम रखा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ए से A1 पे पहुंच जाएगा, माने बाई एक्सिस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगा। सेम एज अगर नेक्स्ट टॉपिक में सेम गुड्स की हम क्या करेंगे, एक ही गुड्स का क्या किया, रिसोर्स और टेक्नोलॉजी को चेंज किया, मतलब एक्स एक्सिस की टेक्नोलॉजी को क्या कर दिया हमने, बढ़ा दिया। वीट एप्पल सेम रखे, मैंने एक्स एक्सिस की टेक्नोलॉजी को बढ़ाया, तो बी से B1 पे पहुंच जाएंगे हम, टेक्नोलॉजी बढ़ गई, वेस्टलैंड यूज किसकी करेंगे हम, वीट का करेंगे। वीट को बढ़ा दिया, वीट की टेक्नोलॉजी को बढ़ा दिया, बाई क्या रहेगी, सेम रहेगी, तो सेम ए से बी पर जा रहे थे, अब कहां जाएंगे, ए से B1 की तरफ जाएंगे, ठीक है ना। और पाई कांस्टेंट रहेगी, एक्स की जो टेक्नोलॉजी है वो इंक्रीज होगी, यानी प्रोडक्शन उसका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक पर पहुंचते हैं हम, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में भी आता है, तो इसको ध्यान से सुनिए और ध्यान से समझिए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ डिसीजन in terms of the best alternative given up to achieve it. It is the best alternative foregone. मतलब कि अगर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अपॉर्चुनिटी को इस कॉस्ट को एक एग्जांपल के थ्रू जानते हैं कि जो हमारा बेस्ट अल्टरनेटिव होता है ना, बेस्ट अल्टरनेटिव यूज जो मैं पढ़ा भी चुका हूं आपको, जो हमारा सबसे बेस्ट अल्टरनेटिव होगा उसको अगर हम यूज कर रहे हैं और दूसरे वाले को अगर हम छोड़ दे रहे हैं, नेक्स्ट अल्टरनेटिव को छोड़ रहे हैं, जो हमने छोड़ दिया, जिस पॉइंट को हमने छोड़ दिया, जिस सामान को हमने छोड़ दिया, जिस गुड्स को हमने छोड़ दिया, उसको हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहेंगे। जैसे कि अगर मैं बाजार जाता हूँ और दो सामान खरीदने जाता हूँ, जैसे क्लॉथ भी खरीदने गया और मान लीजिए चीनी खरीदने गया, शुगर खरीदने चला गया, मतलब घर से बोल दिया था कि शुगर भी ले आना, अब मेरे पास 100 रुपए थे, 100 रुपए के अगर क्लॉथ्स में अगर मैं बनियान लेके आता हूँ, कुछ भी लेके आता हूँ, मान लीजिए 100 रुपए थे, मैं क्लॉथ लेने गया और 100 रुपीज का ही क्लॉथ आ रहा है, कंप्लीटली क्लॉथ 100 रुपए का आ रहा है और चीनी के लिए पैसे नहीं बच रहे, तो क्या करें, हमने चीनी को छोड़ दिया, जो ज्यादा बेस्ट हो, मतलब जो ज्यादा जरूरत में है, तो उसको हमने यूज में ले लिया, मतलब हमने खरीद लिया। अगर ऐसा है कि घर में चीनी की ज्यादा नीड थी, तो हमने चीनी को खरीद लिया और उसको छोड़ दिया, ठीक है ना। अगर दूसरे एग्जाम्पल में जैसे ले लीजिए आप कि घर में आपके घर वालों ने बोला 1000 रुपए दिए भैया, कहा कि कपड़े भी लिया ना और घर का सामान भी लिया ना। अब कपड़े पूरे 1000 रुपए के लिए हो, या तो चीनी बिल्कुल मत लाओ, मतलब घर का सामान बिल्कुल मत लाओ, या फिर एक काम करो 500 रुपए का कपड़े लिया और 500 रुपए की चीनी लिया। तो जिस चीज को आपने छोड़ दिया और बेस्ट अल्टरनेटिव पे पहुंचे, बेस्ट यूज पे पहुंचे कि हमें कितना बेस्ट करना है, तो उसको क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में बोलते हैं। यानी आपकी चॉइस क्या है, आप कंफ्यूज हो जाए कि यार किसको यूज करें, मतलब किस चॉइस पे जाएं, इसको यूज करें या इसको यूज करें। हमारे पास दो चॉइस होती हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए यूजुअली वी थिंक्स कॉस्ट ऑफ आउट पॉकेट कॉस्ट, समझ गए, आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट बोलते हैं, मतलब आपकी पॉकेट से अगर बाहर है वो चीज तो उसे छोड़ दीजिए। मान लीजिए ये 5 रुपए की कॉस्ट ऑफ कप ऑफ कॉफी, मतलब कि 5 रुपए की कॉफी का कप आता है, मतलब कॉफी पीने के लिए 5 रुपए की आएगी और 5 लाख की कॉस्ट ऑफ कार आती है। तो एट द टाइम वी मेक द डिसीजन टू बाय द कप ऑफ कॉफी और द कप और द कार, मतलब कि आप क्या करोगे, या तो आपको डिसीजन करना उसी टाइम पे कि आप 5 रुपए की कॉफी खरीदोगे या फिर 5 लाख की कार खरीदोगे। तो ये उस टाइम पर आपकी पॉकेट पर निर्भर करेगा कि आपकी पॉकेट में कितना पैसा है, कितना आप उसको मेंटेन कर सकते हो, मतलब कि आप चाय पी के काम चलाओगे या फिर गाड़ी भी खरीदोगे, मतलब गाड़ी भी खरीदोगे। तो आप अगर आपने कार खरीदी तो आपने कॉफी को छोड़ दिया, मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी मानी जाएगी, आपकी कॉफी की मानी जाएगी। अगर आपकी जेब में 5 लाख रुपए नहीं है, आपने कॉफी ही पी के काम चला लिया, तो मतलब क्या हो गया, आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हो गई, कार, ठीक है ना। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, याद रखना, अगर हमारा टाइम जाने के बाद, एक टाइम निकलने के बाद में, द टू टेंड्स डाइवर्स फ्रॉम ईच अदर, हेलो, तो चीजें बदल जाती हैं। अगर समय चला जाता है वैसे वैसे चीजें बदलने लगती हैं। तो इसलिए हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कौन सी होती है, कौन सी नहीं होती, वो आप पर निर्भर करता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में 2 टाइप्स की भी होती है, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट।
total opportunity cost and marginal opportunity cost. Total opportunity cost is not the ratio. It is refers to the total loss of output when some resources are shifted from use 1 to use 2. टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई रेशियो नहीं है, इसमें रेशियो को यूज नहीं करते कि हमारा कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, जैसे कि मैंने अगर कोई भी गुड्स बनाया, मैंने वीट का गुड्स मतलब वीट का प्रोडक्शन करना था मुझे और उसका कम हो रहा है, मतलब तो मैंने क्या किया, अपनी जो टेक्नोलॉजी को दूसरी, एक लैंड है मेरा, मान लीजिए आपका एक लैंड है, वो क्या एक रिसोर्सेज है, उसमें मैं वीट उगा रहा था, मैं गेहूं उगा रहा था, मैंने सोचा कि चलो आधा मैं गेहूं कर देता हूँ, आधी लैंड को गेहूं करता हूँ, आधी लैंड में क्या करूंगा, मैं चावल यूज करने लगता हूँ, राइस को यूज मतलब चावल उगाने लगूंगा। क्या होगा, देखो अगर मैंने टेक्नोलॉजी को कम कर दी, मतलब रिसोर्स को कम कर दिया, आधी लैंड कर दी, तो क्या होगा, लॉस किसका होगा, आउटपुट होगा, आउटपुट लॉस ऑफ आउटपुट किसका होगा, वीट का होगा, और गेन ऑफ आउटपुट किसका होगा, राइस का होगा। उसका हम रेशियो नहीं निकालते। टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में मेन चीज क्या है, हम रेशियो नहीं निकालते हैं अगर हमने शिफ्ट कर दिए, लेकिन मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में हम रेशियो निकालते हैं बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट एंड गेन ऑफ आउटपुट व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। सेम मैसेज मैंने बताया, लैंड थी, उसमें वीट अगर मुझे उगाने थे, उग रहे थे उसमें पूरे में, मैंने उसको कम कर दिया और राइस उगाने लगा, तो जो हमारा लॉस हुआ वीट में, जैसे कि अगर मान लीजिए 40 लाख टन मेरा वीट होता था, मैंने उसको कम करके राइस भी उगाने लगा, और मान लीजिए 25 लाख टन का हमें गेन हुआ और उसमें हमें लॉस हो गया था 25 लाख टन का, तो जो भी हमारा वो होगा, तो जैसे कि 25 डिवाइडेड बाई लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ क्रॉप 1 डिवाइडेड बाई गेन ऑफ आउटपुट क्रॉप 2। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेशियो निकालेंगे। नेक्स्ट, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इंडिकेट द कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट्स प्रोडक्शन व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड फ्रॉम यूज 1 टू यूज 2। इसमें क्या करेंगे, हम देखेंगे, इंडिकेट करता है कॉस्ट ऑफ ऑल यूनिट प्रोड्यूस व्हेन सम रिसोर्सेज आर शिफ्टेड, कुछ रिसोर्सेज को हम शिफ्ट करते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में। मार्जिनल कॉस्ट इंडिकेट the cost of one more than units outputs or an additional unit of output when some resources are shifted from use 1 to other। मतलब हम one और more unit output को चेंज करेंगे। इसका एग्जांपल है from crop 1 to crop 2 equal to total loss of output crop 1 equal to 10 टन। अगर जैसे कि मुझे पहली जो मैं लैंड में यूज कर रहा था, क्रॉप जो फसल थी हमारी, उसमें अगर जो लॉस हुआ उसको हम इक्वल टू में 10 टन लिख देते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, अगर पहली से मुझे लॉस हुआ और मैंने उस टेक्नोलॉजी को दूसरा यूज करने लगा था, जो रिसोर्स थी हमारी लैंड थी, उसमें अगर मैं राइस डाल के मतलब राइस उगाने लगा था, उसमें जो फायदा हुआ, लॉस डिवाइडेड बाई गेन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बाय पीपीसी स्लोप डाउनवर्ड। हमारा जो पीपीसी स्लोप होता है वो डाउनवर्ड क्यों होता है, देखिए आपने ये इमेज देख रहे होंगे आप, आउटपुट ऑफ वीट की है और आउटपुट ऑफ कॉटन है। हमें दो प्रोडक्शन करने, ये जो है वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, जैसे आप देख ही रहे, देखिए ये 80, 160, 200, इसमें लाख टन में ही हम बात कर लेते हैं, इसमें 300, 400, 480 इधर हम पढ़ेंगे, तो किसका होगा, प्रोडक्शन ऑफ कॉटन होगा, इधर प्रोडक्शन ऑफ वीट होगा। तो 200 पर ए पर हमारा कितना, वीट का प्रोडक्शन 200 लाख टन हो रहा है और ए का प्रोडक्शन कितना हो रहा है, 300 लाख टन हो रहा है। अगर मैं इसमें शिफ्ट करता हूं, मुझे क्या करना है, कॉटन का आउटपुट बढ़ाना है, तो क्या होगा, हम ए से बी पे शिफ्ट होंगे, मतलब क्या हो रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, नीचे जा रहे हैं ना हम। तो अगर हम नीचे जा रहे हैं मतलब डाउनवर्डली आ रहा है, तो 160 किसका इसका हो जाएगा, लेकिन 1400 इसका हो जाएगा, ठीक है ना, प्रोडक्शन। तो ये इसीलिए ये डाउनवर्ड होता है, मतलब अगर हम एक गुड्स का हम प्रोडक्शन ज्यादा करने के लिए रिसोर्सेस को क्या कर रहे हैं, थोड़ा कम कर रहे हैं, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा 300, थी, बी पर पहुंचेंगे तो 160, 100, 400 ये हो जाएगा। नेक्स्ट अगर और भी कम करना है, डाउनवर्ड में जाना है, तो 80, 100, 480, 100, ठीक है ना। 80 किसका है, वीट का, और 480 किसका है, कॉटन का, जो हमारा प्रोडक्शन होना है। इसको हम स्लोप ऑफ डाउनवर्ड को हम, इट इज ऑल्सो नोन एमओसी, यानी मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, या एमआरटी के नाम से भी हम जानते हैं, मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। एमआरटी या एमओसी इक्वल टू क्या होता है, डेल वाई अपॉन डेल एक्स, समझ गए ना, मतलब वाई का प्रोडक्शन हम कम कर रहे हैं और एक्स का
बढ़ा रहे हैं। ये माइनस का कोई ज्यादा मेन पॉइंट नहीं है, इसका मतलब प्रोडक्शन कम हो रहा है, हमारा जो इंक्रीज हो रहा है मतलब कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। द रिजल्ट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मेजर इन लॉस्ट व्हीट आउटपुट इंक्रीज। ठीक है ना, हम क्या कर रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी कम कर रहे हैं, व्हीट की कम कर रहे हैं। अगर ये इधर बढ़ रहा है, डाउनवर्ड हो रहा है, तो क्या है, हम किसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कम कर रहे हैं, व्हीट की कम कर रहे हैं। व्हीट को छोड़ते जा रहे हैं और कॉटन को बढ़ाते जा रहे हैं। विद डायमेंसिंग रिटर्न द मार्जिनल एक्स्ट्रा आउटपुट ऑफ कॉस्ट डायमेंसिंग एज मोर रिसोर्सेज आर एलोकेटेड टू इट। ठीक है, सेम एज वाई चेंज इन कोर्स वाई मतलब डेल वाई, सॉरी ये लिखा नहीं है सही से, यानी डेल वाई चेंज इन कोर्स वाई। अगर डेल वाई का मतलब होता है कि हम किस में चेंज कर रहे हैं, वाई गुड्स में चेंज कर रहे हैं, व्हीट के प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं। और एक्स का मतलब क्या है, डेल एक्स का मतलब है कि हम कॉटन के प्रोडक्शन में चेंज कर रहे हैं, उसके आउटपुट में हम चेंजेस कर रहे हैं, मतलब कम या ज्यादा। इसीलिए क्या होता है, स्लोप क्या होता है, डाउनवर्ड होता है। ठीक है ना, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है व्हाई पीपीसी इज कॉनकेव टू द ओरिजिन। अब ये चीज होती है कि हमारा जो पीपीसी होता है वो कॉनकेव क्यों होता है, मतलब ये झुका हुआ क्यों होता है। ये सीधा भी हो सकता है, स्ट्रेट लाइन में भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी होता है, मतलब झुक के भी होता है, लेकिन मेनली ज्यादातर पीपीसी कर्व जो होता है वो कॉनकेव ही क्यों होता है, ओरिजिन से। याद रखना, ओरिजिन से। तो सेम मैं पिछला वाला जो डायग्राम था वही ले रहा हूं। तो इसमें दो पॉइंट है, व्हेन ए कर्व इज कॉनकेव टू द ओरिजिन इट मींस दैट इट इज हैज एन इंक्रीज स्लोप एज वी मूव अलोंग दिस कर्व फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। मतलब कि इसमें क्या है, जो स्लोप है हमारा वो क्या होगा, लेफ्ट राइट की तरफ इंक्रीज होगा। ठीक है ना, इसमें पीपीसी इक्वल टू मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, मतलब कि हमारा इक्वल किसके होता है, स्लोप ऑफ पीपीसी इक्वल होगा मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट के। इंक्रीज करेगा, इंक्रीज स्लोप, इसका स्लोप जो है वो इंक्रीज होगा, देख रहे हैं ये इंक्रीज होता जाएगा, और इंप्लाइज करेगा इंक्रीजिंग मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को। जैसे कि अगर व्हीट से कॉटन की तरफ इंक्रीज करते हैं, मतलब बढ़ाते हैं, तो क्या होगा, हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी बढ़ती जाएगी, व्हीट की बढ़ती जाएगी। मैंने बताया ना, जिसको हम छोड़ते हैं उसको ही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोल देते हैं उसको। ठीक है ना, तो हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट किसकी बढ़ेगी, हम व्हीट की तरफ कर रहे हैं तो किसकी बढ़ रही है, व्हीट की बढ़ रही है, और कॉटन की हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है ना, तो मेन चीज क्या होगी, उसी से हमारा क्या होगा, पीपीसी कॉनकेव होता जाएगा। ठीक है ना, ये आप डायग्राम देख सकते हो, इसमें ये हो जाएगा, इसीलिए हमारा कॉनवेव होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको हमारी ऑफलाइन क्लासेस चाहिए तो हम ऑफलाइन क्लासेस भी देते हैं। हरियाणा कॉम्प्लेक्स अपोजिट दीनदयाल हॉस्पिटल की, रामघाट रोड, अलीगढ़ है, 2001 उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, ये अलीगढ़ में है, जिसमें हम कॉमर्स की क्लासेस देते हैं, साइंस की भी होती है, आईआईटी की भी होती है, आईआईटी की क्लासेस करा रहे हैं हम, एमसी एंट्रेंस की क्लासेस करा रहे हैं। एमसी एंट्रेंस में अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहता है उसकी भी क्लासेस हमारे यहाँ दी जा रही है। अगर आपको कोई भी इंक्वायरी है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कुछ समझ में नहीं आया तो आप मुझे मेल करके भी बता सकते हैं, या कमेंट करके भी बता सकते हैं। हमारी मेल आईडी है skyheightsedu@gmail.com और timesphysics@gmail.com। ठीक है ना, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक करें और सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर सब्सक्राइब करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ वीडियो देखी जा रही है, कुछ सही लग रही है, जिससे कि हम वीडियो आगे भी आपको बढ़ाते जाएंगे, मतलब हम वीडियो बनाते जाएंगे। और प्लीज शेयर जरूर करते हैं जिसको जरूरत है, नीड है। थैंक यू अगेन।